नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आलोक ज्ञान गंगा में। मित्रों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है मासूम बच्ची। बहुत ही शिक्षाप्रद कहानी है मित्रों। इससे पहले कि आप हमारी कहानी में खो जाएं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि इस तरीके की कहानियां जो हर रोज मैं लेकर के आता हूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए मित्रों, देर ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। दीप्ति का विवाह प्रणय के साथ बड़े धूमधाम से हुआ था। घर में उसकी नंद प्रीति और एक देवर था। अभी दीप्ति के ससुर जी का देहांत हो चुका था। सारे घर की जिम्मेदारी उनकी सास के ऊपर ही थी और उनके दोनों बेटे और उनकी बेटी अपनी माँ का कहना बहुत मानते थे। दीप्ति की सास पुराने ख्यालातों की थी। दीप्ति स्वयं डॉक्टर थी और उसका पति प्रणव भी डॉक्टर था। दोनों पति पत्नी में बहुत प्रेम था। शादी के कुछ समय बाद दीप्ति के गर्भ ठहर जाता है। दोनों पति पत्नी बहुत खुश होते हैं और दीप्ति की सास भी बहुत खुश थी। घर में चिराग आएगा। रात में जब दोनों आराम कर रहे होते हैं, प्रणय दीप्ति के माथे को चूम कर कहता है, दीप्ति, तुमने मुझे वो खुशी दी है जिसका मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा था। वैसे मैं बेटी ही होगी, बिल्कुल गुड़िया जैसी। दीप्ति, प्रणय, मुझे तो लड़के अच्छे लगते हैं, देखना बेटा ही होगा। दोनों को इसी बाहस में ना जाने कब नींद आ जाती है, पता ही नहीं चलता है। सुबह दोनों पति पत्नी हॉस्पिटल चले जाते हैं। दोनों एक ही हॉस्पिटल में डॉक्टर थे। धीरे धीरे वक्त बीतने लगता है। ना जाने कब 5 महीने बीत जाते हैं, पता ही नहीं चलता। जब दीप्ति का रूटीन चेकअप कराया जाता है तो रिपोर्ट में बेटी ही आती है। प्रणय दीप्ति को कहता है, देखा, हमारी ही जीत हुई। अब तुम्हें आराम करने की जरूरत है। दोनों बहुत ही प्रसन्न थे। घर आकर के जब माँ को प्रणय खुशखबरी सुनाता है तो उसकी माँ के अरमानों पर पानी फिर जाता है। प्रणय को रात में अपने कमरे में बुलाती हैं। प्रणय की माँ, बेटा, मुझे घर का चिराग चाहिए था और तू बहुत खुश हो रहा है। बेटी की रिपोर्ट आने पर मुझे दीप्ति से बेटा ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो। वो लड़की इस दुनिया में आनी नहीं चाहिए। प्रणय की माँ, प्रणय बेटा, कुछ भी करो, इसी महीने टाइम है, 5वां महीना चल रहा है, किसी तरह वह बच्चा गिरवा दो, अबार्शन करवाओ अपनी पत्नी का, नहीं तो खानदान में एक बेटी की बाढ़ और हो जाएगी। जाओ, जा कर के उसे समझाओ। तब तक मैं उसको दूध में मिलाकर एक पाउडर देती हूँ। पीने के बाद उसके पेट में दर्द शुरू हो जाएगा। बाकी का काम तुम्हें संभालना है। प्रणय, माँ, ये तुम क्या कह रही हो? आज के युग में बेटी लड़कों के बराबर है। कहीं भी आप देख लो, बेटियां ही ज्यादा सरकारी नौकरी में भी कार्यरत हैं। बड़ी बड़ी पदों पर बेटियां ही हैं। तुम किस ख्यालात में जी रही हो माँ? माँ, प्रणय, सफाई देने के बजाय जो मैंने तुम्हें कहा है वह करो। तुम्हें मेरी कसम है, अब आगे एक लफ्ज भी मेरे आगे मत बोलना। और अब तुम जाओ यहाँ से दीप्ति के पास। वह भी शक कर रही होगी, माँ ने क्यों बुलाया है, जाओ। प्रणय अपनी माँ की बातों में आ जाता है और वह दीप्ति के पास आता है। तो दीप्ति पूछती है, क्या हुआ प्रणय, माँ ने क्यों बुलाया था? प्रणय, कुछ नहीं, दीप्ति अभी के पढ़ाई के बारे में बात कर रही थी माँ कि आगे क्या करना है। तभी कमरे में प्रणय की माँ दूध लेकर के आती हैं और कहती हैं, दीप्ति बेटा, इसे पी लो। अब तुम अकेली नहीं रह गई हो, अब एक बच्चा भी तुम्हारे पेट में है, उसके भी सेहत का ध्यान तुम्हें ही रखना है। ये सुन करके दीप्ति हंसने लगी और प्रणय की माँ की हाथों से दूध ले करके पी लेती है। दीप्ति को गहरी नींद आने लगती है, वो सो जाती है। अचानक देर रात में उसके पेट में बड़ी तेज से दर्द उठता है।
प्रणय और प्रणय की माँ उसे हॉस्पिटल लेकर के जाते हैं। नंदिता डॉक्टर से प्रणय की बहुत बनती थी। उसने उसे सारी बात बता करके दीप्ति का अबॉर्शन करवा दिया। दीप्ति को जब होश आया, नंदिता डॉक्टर, सॉरी दीप्ति, हम तुम्हारे बच्चे को नहीं बचा सके क्योंकि इन्फेक्शन का खतरा ज्यादा ही बढ़ गया था, इसलिए मुझे आनन फानन में तुम्हारा अबॉर्शन करना पड़ा। एक बार फिर से तुमसे सॉरी बोलती हूँ। नेक्स्ट टाइम अपना और बच्चे का ध्यान रखना, कुछ उल्टा सीधा मत खा लेना। तभी प्रणय आता है उदास चेहरे लिए हुए। प्रणय, दीप्ति, क्या तुमने कोई बाजारू चीज तो नहीं खाई जो हमें अपने बच्चे को खोना पड़ा? बोल करके घड़ियाली आंसू बहाने लगता है। दीप्ति, प्रणय, मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ ही रहती हूँ, क्या खाती हूँ तुम देखते ही हो। बच्चा खोने का तुमसे ज्यादा दुख मुझे है। बहुत अरमान थे इस बच्चे को लेकर के, सारे चूर चूर हो गए। प्रणय की माँ रोते हुए कहती हैं, पता नहीं किसकी नजर लग गई हमारी बहू को। मंदिर जाकर के पंडित जी से दिखलवाना पड़ेगा, कहीं कोई ऊपरी प्रभाव की वजह से तो ऐसा नहीं हुआ है। दीप्ति, प्रणव भगवान ने खुशी दे करके फिर छीन ली। माँ सही कह रही थी, कोई ऊपरी चक्कर भी हो सकता है। प्रणय, दीप्ति, तुम भी कौन से युग में जी रही हो? भला यह सब कोई मानता है क्या? और तुम तो एक डॉक्टर हो, तुम्हारे मुंह से ऐसे शब्द शोभा नहीं देते हैं। जब तुम ही इस तरह की बातें करोगी तो लोग हमारे प्रोफेशन के बारे में क्या सोचेंगे? धीरज रखो, जो भी होगा बढ़िया ही होगा। दीप्ति नम आंखों से छत को निहारती रहती है, बोलती है, ठीक है प्रणय। दोनों पति पत्नी डिस्चार्ज करा करके घर आ जाते। उनकी माँ दीप्ति की सास दीप्ति की आरती उतारती हैं और घर के अंदर ले जाती हैं। कहती हैं, भगवान यह जोड़ी सदा सलामत बनाए रखना। कुछ दिन घर में मायूसी छाई रहती है। ज्यादातर दीप्ति ही परेशान थी मिसकैरेज की वजह से। कुछ दिनों बाद दीप्ति दोबारा हॉस्पिटल ज्वाइन कर लेती है, जहां उसकी तन्हाइयां कम हो जाती हैं मरीजों के साथ। कुछ दिन बाद दीप्ति के पेट में दोबारा गर्भ ठहर जाता है। घर में बहुत खुशी का माहौल रहता है। दीप्ति की सास कहती हैं, बेटा इस बार तो छुट्टी ले लेना, जब तक बच्चा हो नहीं जाता है। दीप्ति भी अपने सास की बात मान जाती है, हॉस्पिटल से छुट्टी ले लेती है। एक दिन अचानक दोपहर के समय दीप्ति सोई रहती है, तभी उसके कानों में माँ की आवाज आती है। वह अचानक आंखें खोल देती है तो किसी को नहीं देखती, सोचती है शायद यह मेरा भ्रम होगा। फिर दीप्ति की आंख लग जाती है, दोबारा फिर आवाज आती है, माँ माँ तुमने मुझे क्यों मार दिया? दीप्ति अचानक उठ करके बैठ जाती है और अपनी सास को सारी बात बताती है। दीप्ति की सास कहती हैं, बेटा एक बच्ची को खो चुकी हो, शायद सपने में भ्रम हुआ होगा तुम्हें, तुम परेशान मत हो। मैं मंदिर जाकर के कल ही पंडित जी से अभिमंत्रित धागा ले आऊंगी, जिससे तुम्हें उल्टे सीधे सपने नहीं आएंगे। धीरे धीरे समय बीतने लगता है और दीप्ति एक बेटे को जन्म देती है। घर में सबसे ज्यादा खुश दीप्ति की सास होती हैं, क्योंकि वह पुराने ख्यालातों की थी कि घर का चिराग आ गया। नामकरण वाले दिन दीप्ति की सास अपनी बहू को सोने का एक लॉकेट देती हैं और इस बच्चे का नाम सोनू रखा जाता है। धीरे धीरे समय बीतता जाता है। सोनू कब 5 वर्ष का हो जाता है, प्रणय और दीप्ति को पता ही नहीं चलता है। सोनू हमेशा गुमसुम रहता है और उसके ज्यादा दोस्त भी नहीं थे। एक दिन सोनू अपनी माँ दीप्ति से पूछता है, माँ मेरे दोस्त क्यों नहीं है? स्कूल में भी जाता हूँ तो कोई मुझसे दोस्ती नहीं करता है, ऐसा क्यों करते हैं? मेरे साथ जो पढ़ते हैं मम्मी, मैं चाहता हूँ हमारे बहुत सारे दोस्त हों। दीप्ति सोनू की गोद में लेकर के कहती है, बेटा जब बड़े हो जाओगे तो तुम्हारे बहुत सारे दोस्त होंगे। एक दिन सोनू दोपहर को स्कूल से आकर के सो जाता है, तभी उसकी बड़ी बहन गुड़िया की आत्मा वहां आती है। कहती है, सोनू उठो, मुझसे दोस्ती नहीं करोगे, मैं तुम्हारी दीदी हूँ। बोल करके वह रोने लगती है। उसकी आवाज सुन करके सोनू जाग जाता है तो गुड़िया की आत्मा सोनू के सामने आ जाती है। गुड़िया,
सोनू क्या तुम मुझसे दोस्ती नहीं करोगे? तुम्हें भी एक गुड़िया जैसी दोस्त चाहिए था ना? आज से मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। गुड़िया सोनू से हाथ मिलाती है। सोनू ठीक है, आज से हमारी दोस्ती पक्की हो गई। दोनों कैरम बोर्ड खेलने लगते हैं। उसी समय सोनू की दादी कमरे में आती हैं। सोनू बेटा नाश्ता कर लो, टाइम हो गया है तुम्हारा नाश्ते का। सोनू अपनी दादी से नाश्ता लेकर के कमरे में आ जाता है। नाश्ते में उसकी दादी ने आलू के पराठे बनाए होते हैं। 2 पराठे थे तो एक गुड़िया खाती है और एक सोनू खाता है। लेकिन गुड़िया कहती है सोनू मुझे अभी भी भूख लगी है और पराठे लेकर के आओ। सोनू दादी से 4 पराठे और लाता है। गुड़िया सारे पराठे खा जाती है। यह देख करके उसकी दादी को बड़ा आश्चर्य होता है कि कभी यह बच्चा एक पराठा भी नहीं खाता था, आज 4 पराठे कैसे खा गया? जरूर कुछ है। शाम को प्रणय और दीप्ति जब हॉस्पिटल से घर आते हैं, सोनू की दादी सारी बातें बताती हैं। जब प्रणय सोनू के कमरे में पहुंचता है, देखता है सोनू कैरम बोर्ड खेल रहा है। खेलने में बिजी था और किसी से हंस करके बातें भी कर रहा था। प्रणय, सोनू बेटा तुम यह किसके साथ कैरम बोर्ड खेल रहे हो और किससे बातें कर रहे हो? सोनू, पापा मेरा कोई दोस्त नहीं था ना, तो आज से मेरी नई दोस्त गुड़िया दीदी बनी है। प्रणय कहता है तुम्हारी गुड़िया दीदी मुझे तो नहीं दिखाई दे रही हैं। सोनू कहता है पापा मुझे तो दिख रही है ना, यहीं सामने तो बैठी हैं। लेकिन प्रणय को कुछ भी दिखाई नहीं देता है। वह जाकर के दीप्ति से बात करता है। दीप्ति भी वहां पर आती है, लेकिन उसे भी गुड़िया दिखाई नहीं देती। दीप्ति सोनू से कहती है तुम्हारी गुड़िया दीदी कहाँ है? हम लोगों को क्यों नहीं दिख रही हैं? इस पर सोनू कहता है सामने ही तो बैठी हैं मेरे, अब सोने जा रहा हूँ, मम्मी मुझे नींद आ रही है। दीप्ति और प्रणय घबरा जाते हैं कि अभी तक तो सोनू बिल्कुल नॉर्मल था, अब यह उल्टी सीधी कैसी बातें कर रहा है। प्रणय कहते हैं कि किसी साइकियाट्रिस्ट को दिखाना पड़ेगा सोनू को, यह हरकतें उसकी बच्चों जैसी नहीं हैं। तभी प्रणय की माँ कहती हैं बेटा हमको तो भूत का चक्कर लगता है। प्रणय अपनी माँ को कहता है माँ अब भी इन चीजों को मानती हो क्या? ऐसा कुछ नहीं है। प्रणय की माँ कहती हैं बेटा कल मंदिर जाकर के पंडित जी से बात करूंगी, बाकी तुम्हें जो अच्छा लगे वह करते रहो, हमें कोई मतलब नहीं है, मुझको कुछ और ही चक्कर लगता है। दूसरे दिन प्रणय की माँ अपने छोटे बेटे अभी को साथ लेकर के मंदिर जाती हैं और सारी बातें पंडित जी को बताती हैं। पंडित जी ध्यान लगा करके देखते हैं तो उन्हें गुड़िया की आत्मा दिखाई देती है। पंडित जी देखिए ये एक अतृप्त आत्मा है, इतनी आसानी से आपके पोते सोनू को नहीं छोड़ेगी, उसको साथ में लेकर के ही जाएगी, क्योंकि शायद आप लोगों ने उसके माँ के पेट में ही उसकी हत्या करवा दी थी। मैं इसमें ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, आपको यह अभिमंत्रित ताबीज देता हूँ, यह सोनू के गले में डाल दीजिएगा, इससे आपका पोता सलामत रहेगा जब तक यह ताबीज उसके गले में पड़ी रहेगी। प्रणय की माँ वो ताबीज लेकर के घर आ जाती हैं और सोनू को पहना देती हैं। जब गुड़िया सोनू के कमरे में आती है और सोनू को छूती है तो उसे बहुत तेज करंट जैसा लगता है। उसकी नज़रें जब सोनू की ताबीज पर पड़ती है तो सोनू को कहती है ये ताबीज अपने गले से उतार दो, तभी हम तुम्हारे साथ खेल पाएंगे, क्योंकि यह ताबीज मुझे जलन दे रही है। सोनू वो ताबीज निकाल करके टेबल पर रख देता है। फिर गुड़िया और सोनू कैरम बोर्ड खेलने लगते हैं। अचानक कमरे में सोनू की दादी आ जाती हैं। जब देखती हैं सोनू किसी से बातें कर रहा है और हंस रहा है, वह समझ जाती हैं कि गुड़िया की आत्मा आ चुकी है। डरते हुए सोनू से कहती हैं सोनू तुम्हारे गले में जो ताबीज पहनाई थी वो कहाँ पर है? सोनू दीदी को उस ताबीज से करंट लग रहा था, इसलिए मैंने उतार करके टेबल पर रख दिया है। दादी बेटा वो ताबीज अपने गले में डाल लो। दादी सोनू इससे दूर हो बेटा, यह तुम्हें मार डालेगी, ये भूत है, दूर हो जाओ इससे। लेकिन दादी मैं तो इन्हें छू भी सकता हूँ, आप मुझे डरा क्यों रही हो? ये हमारी दीदी हैं। सोनू बड़े ही मासूमियत से क्या तुम मुझे मार डालोगी दीदी? दादी कह रही हैं गुड़िया सोनू तुम तो मेरे छोटे भाई हो, मैं तुम्हें कैसे मार सकती हूँ? तू तो मेरा छोटा सा प्यारा सा भाई है। और सोनू को गले लगा लेती है। सोनू फिर दादी क्यों बोल रही हैं? गुड़िया मैं एक आत्मा हूँ ना सोनू,
इसलिए दादी ऐसा बोल रही हैं, लेकिन तुम डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी तुम्हें। तभी दीप्ति और प्रणय आ जाते हैं। गुड़िया की आत्मा वहां से चली जाती है। दीप्ति की नंद प्रीति कहती हैं, माँ मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कहीं वो दोबारा फिर से ना आ जाए। माँ डरने से काम नहीं चलेगा, इसका तो कोई उपाय हमेशा के लिए ही ढूंढना होगा। तभी कमरे की लाइट अचानक जलने बुझने लगती है और एक अजीब सी बदबू पूरे कमरे में भर जाती है। अरे ये क्या हो रहा है, लगता है किसी को जिंदा जला रहे हैं, इस तरह की बदबू आ रही है। दीप्ति सभी से कहती है। कमरे की खिड़कियां अपने आप खुलने बंद होने लगती हैं और तभी अचानक पंखा टूट करके नीचे गिरता है प्रीति के ऊपर। उसके सिर में गहरी चोट लगती है और वो बेहोश हो जाती है। आवाजें सुन करके अभी भी अपने कमरे से भागकर आता है। जब प्रीति को बेहोश देख करके डॉक्टर को फोन लगाता है, लेकिन ये क्या, कमरे का झूमर उसके ऊपर गिरने लगता है। दीप्ति की नज़र जैसे ही उस झूमर पर पड़ती है, वो अभी को धक्का दे करके हटाती है, लेकिन इस आपाधापी में झूमर के कुछ कांच के टुकड़े उसके पैरों में धंस जाते हैं। प्रणय जो बिल्कुल सुन्न अवस्था में खड़ा था, दौड़ करके दीप्ति को उठा करके बेड पर लेटाता है। तभी उसकी माँ गंगा जल लेकर के आती हैं और घर के चारों तरफ। दीप्ति जब प्रणय से पूछती है, मेरा बच्चा ठीक होने के बावजूद क्या मेरा सही से अबार्सन हुआ था? प्रणय कोई बहाना बना करके बाहर निकल जाता है। प्रणय डॉक्टर नंदिता के केबिन में जाता है क्योंकि दीप्ति का अबार्सन उसी ने किया था। प्रणय, यार नंदिता एक गड़बड़ हो गई है, पता नहीं दीप्ति को कैसे पता चल गया है कि उसका बच्चा ठीक होने के बावजूद उसका अबॉर्शन किया गया था। नंदिता, गड़बड़ नहीं मिस्टर प्रणय, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है आप लोगों से, और साथ में मुझे भी अपने चक्कर में लपेट लिया है। पता नहीं अब आगे क्या होगा। दीप्ति वैसे भी अलग ही नेचर की है, कुछ भी विवाद होने से पहले आप लोग उसे समझाएं। तभी नंदिता के केबिन में फूलदान गिर जाता है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने पटक दिया हो, पूरे का पूरा चूर हो गया था। प्रणय ये देख करके वहां से 9-2-11 हो लेता है, क्योंकि उसे लगता है गुड़िया की आत्मा वहां पर भी आ चुकी है। जब सभी होश में आ जाते हैं तो उन्हें कुछ दवाइयां दे करके हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाता है। घर पर दीप्ति के सास बेसब्री से उनका इंतजार कर रही थी। हाल में दीप्ति की सास एक सोफे पर बैठी थी और एक पीतल के लोटे में गंगा जल रखा हुआ था। उन सब के आते ही उन्होंने सबसे पहले सभी के ऊपर गंगा जल छिड़का और पंडित जी के बताए अनुसार सबके तकिए के नीचे उन्होंने भभूत एक पुड़िया में बना करके रख दी थी, ताकि गुड़िया की आत्मा उन्हें परेशान ना करे। दीप्ति जब अपने कमरे में लेटी हुई थी तभी उसे शमशान जैसी बदबू महसूस होती है। चारों तरफ देखती है, कुछ भी तो नहीं था, फिर से ये बदबू कहाँ से आ रही है। अचानक कमरे की लाइट जल जाती है। दीप्ति बहुत घबरा जाती है। वह अपनी सास को बुलाती है, लेकिन यह क्या, उसके गले से आवाज ही नहीं निकल पा रही थी। तभी उसे गुड़िया की आवाज सुनाई देती है, गुड़िया माँ तुमने हमें क्यों मार दिया? माँ हमको इस दुनिया में आने का हक नहीं था, केवल हम लड़की थे इसलिए। माँ तुम भी तो एक औरत हो। माँ इस दुनिया में बेटियों से इतनी नफरत करते हैं क्या लोग? दीप्ति नहीं मेरी बच्ची, मेरा तो दिल फटा जा रहा है जब से यह सुना है कि तुम ठीक थी। इन लोगों ने तुम्हें पेट में ही मार दिया था। पता नहीं अब ध्यान आ रहा है मुझे मेरी सास ने दूध में मिला करके क्या दिया था उस रोज। मेरे पेट में बहुत तेज दर्द होने लगा मेरी बच्ची, और यह लोग मुझे डॉक्टर के पास ले गए। पता नहीं उस नंदिता ने मुझे बेहोश कर दिया, और जब होश आया तो बोल रही थी कि बेटी थी तुम्हारे पेट में, मर चुकी थी, इन्फेक्शन फैल जाता मजबूरन, इसलिए उसे निकालना पड़ा। गुड़िया लेकिन माँ मैं तो जिंदा थी और मुझे जिंदा ही ले जाकर के शमशान में गाड़ दिया। तब से 5 वर्ष हो चुके हैं माँ, मेरी आत्मा भटक रही है। अब मैं अपनी मौत का बदला लेकर के ही रहूंगी सबसे। दीप्ति नहीं मेरी बच्ची, वह भी तुम्हारे पापा दादी बुआ चाचा लगते हैं, उन्हें परेशान मत करो मेरी बच्ची। हिंसा का जवाब हिंसा से नहीं देते मेरी बच्ची। तभी दीप्ति की साथ दीप्ति की आवाज सुन करके सीढ़ियां चढ़ते हुए कमरे में आ जाती हैं, और जैसे ही ऊपर आने ही वाली होती हैं गुड़िया की आत्मा वहां पर आती है और खींच करके एक लात मारती है पेट पर उनके। वह नीचे गिर जाती हैं। प्रणय और उसका भाई हॉस्पिटल में फोन करते हैं तो डॉक्टर नंदिता एक कंपाउंडर के साथ में लेकर के उसके घर आती हैं दीप्ति की सास को चेक करने के लिए। जब उनको होश नहीं आता है
प्रणय हॉस्पिटल में फोन करता है तो डॉक्टर नंदिता और साथ में वही कंपाउंडर आता है जिसने गुड़िया की लाश को शमशान में ले जा करके गाड़ा था। जब नंदिता प्रणव की मां को चेक करती है तो उनकी हार्ट बीट बहुत धीरे धीरे चल रही थी। वह उनको इंजेक्शन लगाती है और प्रणय को कहती है कि बीपी लो होने की वजह से होश आने में थोड़ा समय लगेगा, घबराने जैसी कोई बात नहीं है। सिर पर भी पट्टी कर देती है जो सीढ़ियों से गिरने के कारण खून निकल रहा था। फिर वो दीप्ति के कमरे में जाती है जहां वो आराम से लेटी हुई अपनी ही बेटी के गम में डूबी हुई थी। नंदिता, क्या हुआ तुम्हें दीप्ति? तुम तो एक होनहार डॉक्टर हो, फिर तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? अरे यार, जब तुम्हारा बच्चा ठीक नहीं था तो मुझे भी जो समझ में आया वो मैंने किया तुम्हें बचाने के लिए। प्रणय ने मुझे सब कुछ बता दिया है। दीप्ति, अपने आप को सही फील करोगी तभी तो ये दवाइयाँ काम करेंगी। हमेशा गुमसुम रहती हो जब से तुम्हारा घर में वो हादसा हुआ था। दीप्ति, नंदिता तुम्हारे बोलने या ना बोलने से झूठ सच नहीं हो सकता है। अब तो ये फैसला भगवान के हाथों में है। मुझे पता है हॉस्पिटल में भी तुम्हारा प्रणव का क्या चलता है। खैर, मैं ठीक हूँ, मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। तभी अचानक कमरे में भयंकर बदबू आने लगती है। सारे सामान हवा में उड़ने लगते हैं। डॉक्टर नंदिता जिस कुर्सी पर बैठी थी वो कुर्सी जमीन से ऊपर हो जाती है। ऐसा लगता है हवा में उड़ रही हूँ। जिस बेड पर दीप्ति बैठी थी वो भी हवा में घूमने लगती है। दोनों सहेलियां डर के मारे बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगती हैं। प्रणय अपनी मां के पास बैठा था, दौड़ करके इन दोनों के पास आता है और इनकी हालत देख करके उसकी घिघी बंध जाती है। तभी उसकी छोटी बहन प्रीति ये देख करके भगवान मंदिर की तरफ भागने लगती है। लेकिन ये क्या, वह भाग तो बहुत तेज रही थी लेकिन हवा में। अचानक प्रणय कमरे की दीवार से बड़ी तेज टकरा करके गिर जाता है और वह बेहोश हो जाता है। नंदिता की कुर्सी छत से टकरा करके गिर पड़ी और उसका सिर में चोट लग जाता है। दीप्ति का बेड नीचे जमीन पर गिर जाता है। दीप्ति हाथ जोड़ करके कहती है, माफ कर दो ना बेटा इन सबको। गुड़िया, मम्मी, मैं इनमें से किसी को नहीं छोड़ूंगी। आपका भी उतना ही योगदान है मुझे मारने में। मैं सबको मार दूंगी और सोनू को साथ लेकर के ही जाऊंगी अपनी दुनिया में। अकेले मेरा मन हमारी दुनिया में नहीं लगता है ना मम्मी। और आज से ही शुरुआत करती हूँ। जो उस दिन मुझे जिंदा ही मेरे को जमीन में गाड़ने गया था वो इस डॉक्टर का असिस्टेंट बाहर खड़ा है ना। और गुड़िया की आत्मा वहां से बाहर जाती है लेकिन उसे बाहर ना देख करके डॉक्टर नंदिता के शरीर में प्रवेश कर जाती है। जब वह डॉक्टर नंदिता के सिर में चोट की वजह से उसका चेहरा और विभत्स लग रहा था, खड़ी होकर के बाहर जाती है। अपने असिस्टेंट नंदू को आवाज लगाती है जो गेट के बाहर खड़ा था। दौड़ करके आता है। नंदू नंदिता का चेहरा देख करके बहुत डर जाता है। नंदू, आपको क्या हुआ है? नंदिता कहती है, जीने में पैर फिसल गया था, गिर गई थी। नंदू, ये आपकी आवाज को क्या हो गया? नंदिता, चलना नहीं है क्या? बहुत लेट हो गया है, यहाँ पर सब ठीक है, अब चलो। जब देखो बक बक करता रहता है। नंदू जैसे ही गाड़ी बाहर निकालता है अस्पताल की तरफ जाने लगता है। वैसे ही नंदू उनका चेहरा देख करके डर जाता है। नंदू, यह क्या हो गया? आपका पूरे चेहरे पर खून ही खून, कहीं झगड़ा कर लिया है क्या? मुस्कुराते हुए बोलता है। नंदिता, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, अपने काम से काम रखो, हॉस्पिटल चलती चलो। गुड़िया की आत्मा नंदिता की आवाज में बोल रही थी। नंदू जंगल वाले रास्ते में गाड़ी घुमा देता है और नंदिता से कहता है, जल्दी पहुंच जाओगे, शॉर्टकट का रास्ता है। नंदिता, नहीं नंदू, मैंने रास्ते में ही चलो, ज्यादा शॉर्टकट भागने की जरूरत ना है। नंदू को फिर गाड़ी घुमानी पड़ती है। जब एक चौक आता है, गुड़िया की आत्मा कहती है, नंदू चाचा, हमको जिंदा क्यों दफना दिया था शमशान में? यह सुन करके नंदू बहुत डर जाता है। गाड़ी के बैक मिरर से देखता है तो नंदिता के चेहरे पर कभी गुड़िया का चेहरा कभी नंदिता का चेहरा दिखाई देता है और उसकी आंखें बिल्कुल सफेद दिखाई पड़ रही थी और गाड़ी के अंदर शमशान जैसी बदबू फैल रही थी। वह डर करके गाड़ी से निकल करके भागने लगता है लेकिन गुड़िया की आत्मा उसका पीछा कर रही थी। जैसे ही नंदू पीछे मुड़ करके देखता है तो वह सामने ही खिड़की थी। नंदू कहता है, अभी तो तुम बहुत पीछे भाग रही थी और अचानक सामने कैसे आ गई? वह डर करके गाड़ी से निकल करके भागने लगता है
लेकिन गुड़िया की आत्मा उसका पीछा कर रही थी। जैसे ही नंदू पीछे मुड़ करके देखता है तो वह सामने ही खड़ी थी। नंदू कहता है, अभी तो तुम बहुत पीछे भाग रही थी और अचानक सामने कैसे आ गई? गुड़िया की आत्मा कहती है, मैं तो एक आत्मा हूँ, कहीं भी कभी भी आ सकती हूँ और मरने से पहले तुम ये जान लो, मैं डॉक्टर नंदिता नहीं हूँ। तुमने डॉक्टर दीप्ति के बच्चे को जिंदा ही शमशान में ले जाकर के गाड़ दिया था। मैं वही गुड़िया हूँ। क्या कसूर था मेरा? सिर्फ भगवान ने मुझे बेटी बनाया, इसलिए अब तुम मरने को तैयार हो जाओ ताकि किसी दूसरे माँ की तुम लोग कोख ना उजाड़ सको, जिंदा बच्चों को ना दफना सको। बोलते बोलते अचानक उसकी आंखों में खून निकलने लगता है और वह नंदू को गला दबाने लगती है। कुछ राहगीर उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन नंदू इस दुनिया को अलविदा कह चुका था। जैसे ही उसके प्राण निकलते हैं, गुड़िया की आत्मा डॉक्टर नंदिता का शरीर छोड़ देती है। भीड़ में सभी चिल्लाने लगते हैं, इसी ने इसका गला दबा करके मारा है। नंदिता भागने लगती है तो वह लोग उसे पकड़ करके बांध देते हैं। तभी कोई पुलिस को फोन कर देता है। पुलिस डॉक्टर नंदिता को नंदू के खून के जुर्म में गिरफ्तार कर लेती है। अब पुलिस थाने में, इंस्पेक्टर, आपने अपने असिस्टेंट नंदू को क्यों मार दिया? क्या दुश्मनी थी आपकी उससे? नंदिता थोड़ी देर कुछ नहीं बोलती, फिर कहती है, मैंने नहीं मारा है उसे, आत्मा ने मारा है, मैंने कुछ नहीं किया है, मुझे छोड़ दो। इंस्पेक्टर, एक तो तूने हत्या कर दी, एक पूरे परिवार की जिंदगी खत्म कर दी, अब उसके बच्चे कहाँ जाएंगे उसके? तू हमको सफाई दे रही है, हमने कुछ नहीं किया, हमें जाने दो। बेवकूफ समझ रखा है क्या मुझे? अब तू यही सड़ती रहेगी पूरी जिंदगी। तुमने काम ही ऐसे किया है, तूने लोगों के सामने ही बीच बाजार में नंदू को मारा है। तेरे खिलाफ ऐसा केस बनाऊंगा, तेरी जमानत भी नहीं होगी। कह करके इंस्पेक्टर अविनाश वहां से चला जाता है। इंस्पेक्टर, डॉक्टर, तू ऐसे तो बताएगी नहीं, तूने नंदू को क्यों मारा? बस बार बार एक ही गाना गा रही है, मैंने नहीं मारा है। पब्लिक प्लेस पर तूने मारा है, उसके एक नहीं 75 गवाह हैं। क्यों झूठ बोल रही है? किसको बचा रही है? मुझे तो बता, कम से कम तुझे कानूनी गवाह बना करके अदालत में पेश करूंगा तो तुझे सजा भी कम होगी। डॉक्टर नंदिता, मैंने नहीं, गुड़िया ने मारा है। इंस्पेक्टर, कौन गुड़िया? डॉक्टर नंदिता, वो भूत है। इंस्पेक्टर बोलता है, लगता है तू ऐसे नहीं बताएगी, अब तू मुझे भूत के पास ले जाएगी। कहाँ है वह? मुझे तो भी दिखा। इंस्पेक्टर अपने असिस्टेंट रामदीन को बुलाता है। रामदीन हथौड़ी सिंह को बुला कर ला, ऐसे ये मुंह न खोलेगी। इस हथौड़ी सिंह को इससे कबूल करवाएगी। यो कहानी है, मैंने वो बार बार बेवकूफ बनावे से। रामदीन साहब, रणे देव, पिछली बार तो याद ही होगा कैसे वह ने कबूल करवाया था। हथौड़ी सिंह लगभग 200 किलो वजन का होगा, चौड़े शरीर की और पुलिस डिपार्टमेंट में लेडी इंस्पेक्टर के रूप में तैनात रहती है। उस मुजरिम उसको देख करके थर थर कांपते थे। इंस्पेक्टर, रामदीन तुम बुला कर को ले आओ, ये उसके बिना मुंह नहीं खोलने वाली, बार बार यो एक ही गाना सुनावे से। डॉक्टर नंदिता, जब मैंने कुछ किया ही नहीं है तो मुझे डर किस बात का? उससे गुड़िया ने मारा है। अचानक लेडीज इंस्पेक्टर हथौड़ी सिंह आती हैं। उसे देख करके नंदिता के तिरपन कांप जाते हैं, लेकिन वह अपनी बात पर ही अड़ी रहती है। सोचती है शायद डराने की कोशिश करेंगे। हथौड़ी सिंह, मैं एक बार बड़े प्यार से पूछूं हूँ, बता तूने नंदू को क्यों मारा? दोबारा मैं कैसे पूछूंगी, या मने भी ना पता से? डॉक्टर नंदिता, बता तो चुकी हूँ, गुड़िया ने मारा है। एक सवाल का 10 बार जवाब देने की आदत नहीं है मेरी, क्योंकि मेरे वकील आते ही होंगे अभी कुछ देर में। तुम लोग मेरे को सलाम करते नजर आओगे। हूँ कह करके उन लोगों से मुंह फेर लेती है। तभी अचानक हथौड़ी सिंह का हथौड़े जैसा हाथ नंदिता के गाल पर पड़ता है। चटाक। कुछ देर तक तो डॉक्टर नंदिता को कुछ सुनाई नहीं देता और उसके लगभग 10 से 12 दांत जमीन पर पड़े हुए थे। जब कुछ समय बाद वह सुनने समझने की स्थिति में आती है, मैंने नहीं, उसने मारा है, और वो इंस्पेक्टर की तरफ इशारा करती है। उसके पीछे सच में गुड़िया खड़ी होकर के हंस रही थी, लेकिन इंस्पेक्टर को समझ में आता है मुझे बोल रही है। वो फिर हथौड़ी सिंह की तरफ देखता है। उसका दूसरा थप्पड़ उसके दूसरे गाल पर पड़ता है, लेकिन नंदिता को
एक ही जवाब होता है। हथौड़ी सिंह यूं ऐसे ना मानेगी बोल करके उसके हलक में हाथ डाल करके जैसे ही दबाती है, नंदिता बड़े जोर से चीखने लगती है। गुड़िया की आत्मा ये सब देख करके बहुत जोर जोर से हंस रही थी। वह केवल नंदिता को ही दिख रही थी। नंदिता उसे जब कहती है छोड़ूंगी नहीं, हथौड़ी सिंह को लगता है कि मुझे कह रही है। वो उसे और पीटती है। मार खाते खाते वह बेहोश हो गई। हथौड़ी सिंह अपने साथ आए हुए डॉक्टर को आवाज लगाती है, हथौड़ी सिंह डॉक्टर इसे मरहम पट्टी करके थोड़ा होश में लाओ, इसका अंजर पंजर टूटा फूटा भी हो थोड़ा सही कर दो। अभी इसने हमारे सवालों के जवाब नहीं दिए हैं। रामदीन को चाय पानी के लिए आवाज लगाती है। इंस्पेक्टर हथौड़ी से अपने इतने आपका टार्चर सहा, लेकिन हमारे सवालों के जवाब नहीं दे रही है। लगता है हम लोगों को बरगलाने की कोशिश कर रही, और पता नहीं अब ये कोई नया सगुफा छोड़ दे। अविनाश, हथौड़ी जी आपके टार्चर के आगे तो बड़े बड़े मुजरिम अपना मुंह खोल देती हैं। फिर ये किस मिट्टी की बनी हुई है जो एक ही रट लगाए जा रही है, जबकि घटना के चश्मदीद गवाह भी। मुझे तो लगता है ये हम लोगों को घुमाने की कोशिश कर रही है। जब ये लोग थक जाएंगे तो अपने आप ही छोड़ देंगे। शायद वो ऐसा ही कुछ सोच रही हो। अपना जुर्म कबूल करने का नाम ही नहीं ले रही है। हथौड़ी सिंह सर, एक कहावत तो आपने सुनी ही होगी, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। बड़े प्यार से पेश आ रही थी, लेकिन ये मोटी चमड़ी है, इसे अपनी भाषा में ही समझाना पड़ेगा। डॉक्टर है तो क्या हुआ, इसने एक बेगुनाह की हत्या की है। वो भी तो परिवार वाला था, एकमात्र सहारा था उन सब का। इसने तो उन सब के मुंह को निवाला ही छीन लिया है। इधर दीप्ति के घर सोनू अपने कमरे में सो रहा था, तभी गुड़िया उसके कमरे में जाती है और सोनू को जगाती है। गुड़िया, सोनू आप मुझसे बात नहीं करोगे? मेरे साथ मेरी दुनिया में नहीं चलोगे? वहाँ अकेले मेरा मन नहीं लगता है। तुम साथ में रहोगे तो खूब कैरम खेलेंगे। इन लोगों ने मुझे जिंदा पेट में ही मार दिया था, तो मैं अब अलग दुनिया में ही रहती हूँ। सोनू बड़े ही मासूमियत से, दीदी आपकी दुनिया कहाँ पर है? क्या वहाँ पर चॉकलेट भी मिलता है? गुड़िया, हाँ मेरे प्यारे भाई, वहाँ सब कुछ मिलता है। सोनू, ठीक है दीदी, हम जरूर चलेंगे, प्रॉमिस दीदी। तभी कमरे में सोनू की दादी आ जाती हैं। जब वह सोनू की गुड़िया के साथ देखती हैं तो डर जाती हैं। दादी, सोनू बेटा उससे दूर रहो, वो तुम्हें जान से मार देगी। दूर हो जा बेटा उससे। गुड़िया जैसे ही दादी को देखती है गुस्से में कहती है, गुड़िया दादी जिस तरह जिंदा हैं, आप लोगों ने मिल करके मुझे मार दिया था, जिंदा दफनाया था मुझे। याद है कि भूल गई? मैं वही हूँ। अब मैं सोनू को साथ ले जा करके ही रहूंगी। यदि हमारे बीच में आप आई तो मुझे आपको मारने में भी कोई संकोच नहीं होगा। मेरा एक टेरर आप भुगत ही रही हैं। गुड़िया की आंखों में आग की ज्वाला निकलने लगती है, सीधा वो दादी के ऊपर पड़ती है। लेकिन ये क्या, उनको कुछ नहीं होता है, क्योंकि वो पंडित जी द्वारा दिया हुआ ताबीज पहने हुए थी। लेकिन उनके बगल में प्रणय की बहन प्रीति खड़ी थी। वो आग का गोला उसके पैर पर गिरता है और वो जल जाती है। गुड़िया गुस्से में बड़े जोर जोर से हंसती है और कहती है, किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। प्रणय की माँ दौड़ करके घर के मंदिर में जा करके गंगा जल लेकर के आती हैं और वो गुड़िया के ऊपर डालती हैं, तो गुड़िया की आत्मा डर करके वहां से चली जाती है। प्रीति को मलहम लगाती हैं। जिस जगह उसका पैर जला हुआ था बहुत ही गहरा जख्म बन गया था। दीप्ति की सास तुरंत ही मंदिर में पंडित जी को फोन करके सारी बातों से अवगत कराती हैं और कहती हैं, एक बार घर पर अवश्य पधारें, हम सभी की जान खतरे में है। पंडित जी, माँ जी वो एक अतृप्त आत्मा है, अब वो बहुत ही शक्तिशाली हो चुकी है। उसे भगाने के लिए एक बहुत बड़ा हवन करना होगा, तो शायद उस आत्मा को आप लोगों से मुक्ति मिल सके। आप लोग फोन रखिए हमारे साथ, और भी अपनी अपनी समस्याओं के साथ बैठे हुए हैं, उनका भी समाधान करना है। जय श्री गणेश कह करके पंडित जी फोन काट देते हैं। सोनू की दादी प्रीति से पंडित जी भी सही जवाब नहीं दे रहे थे। हमें तो डर लग रहा है, पता नहीं क्या लिखा है किस्मत में। ये गुड़िया की आत्मा सबको परेशान करके रखे हुए है, कोई उपाय ही नहीं दिख रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। दीप्ति के कमरे में दीप्ति सोनू को गोद में लेकर के बैठी हुई थी।
तभी वहां पर गुड़िया की आत्मा आती है। गुड़िया, माँ मुझे क्यों मार दिया आप लोगों ने? और तो और जब मैं जिंदा थी फिर भी उस नंदू अंकल ने मुझे गड्ढे में गाड़ दिया था। माँ मैं अपनी दुनिया में अकेली ही हूँ, कोई दोस्त भी नहीं है मेरा। माँ मैं सोनू को लेकर के ही जाऊंगी। माँ मैं अब सबको मार डालूंगी। शुरुआत तो मैंने नंदू अंकल से कर दी है क्योंकि उन्होंने ही मुझे जिंदा गाड़ा था। माँ लोग बेटी से नफरत क्यों करते हैं? क्या बेटी माँ बाप के लिए बोझ होती है? माँ अचानक कमरे का माहौल बिगड़ने लगता है। खिड़कियों के पल्ले अपने आप खुलने एवं बंद होने लगते हैं। दीप्ति, नहीं मेरी बच्ची, ऐसा मत कर। मुझे तो पता भी नहीं था तू हुई है। इन लोगों ने मुझे बताया कि तू मर चुकी है, इसलिए आनन फानन में अबार्शन करना पड़ा। मैं आज तक इसी सदमे में जीती रही। मैं अपनी बच्ची की मौत की गुनहगार हूँ क्योंकि तेरे पापा प्रणय बोल रहे थे, मैंने कुछ उल्टा सीधा खा लिया था जिसकी वजह से हमारा गर्भपात हुआ है। और बहुत जोर जोर से रोने लगी। और तू मुझे नहीं जानती है तो मुझे पता भी नहीं चलता। अगर तू मुझे नहीं बताती तो मुझे पता भी नहीं चलता। माँ अब मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इन लोगों ने मुझे ये दुनिया नहीं देखने दी। आज भी मैं अपनी दुनिया में भटक ही रही हूँ। दीप्ति, नहीं मेरी बच्ची, इस तरह से मत कर। हिंसा का जवाब हिंसा नहीं होता है। इन दरिंदों को इनके किए की सजा भगवान देंगे। तू बोल रही है ना अपनी दुनिया में तू अकेली है। तू मुझे ले चल, मैं तेरे साथ चलूंगी। दोनों माँ बेटी एक साथ रहेंगे। बिट्टू को छोड़ दे मेरी बच्ची, वो अभी छोटा है, वो अपने पापा के पास रह लेगा। प्रणय भी जब तू पेट में थी तो बोलते थे बेटी ही होगी, लेकिन पता नहीं कैसे ये सब उन्होंने करवाया। गुड़िया को आत्मा माँ जिस रोज पापा मेरे आने को लेकर के खुश थे, दादी ने बुला करके उन्हें कहा कि तू कैसा बेवकूफ है, हर माँ बाप लड़का चाहते हैं और तू लड़की है तो बहुत खुश हो रहा है, हमें यह बच्चा नहीं चाहिए। उसी दिन रात को माँ तुम्हें दादी ने दूध में कोई दवाई मिला करके दी थी जिससे तुम्हारे पेट में दर्द शुरू होने लगा और यह लोग तुम्हें हॉस्पिटल लेकर के गए और वहाँ डॉक्टर दीप्ति ने आपका गर्भपात किया। और जब मैं हुई तो मैं जिंदा ही थी, तो उन्होंने नंदू के हाथों मुझे भेज करके कब्रिस्तान में जिंदा ही दफना दिया था। आपको सारी बातें माँ मैं बता रही हूँ। मैं तो आत्मा हूँ, आगे पीछे सब कुछ का देख सकती हूँ। तभी सोनू की दादी दरवाजे की ओट में खड़ी होकर के सारी बातें सुन रही। मंदिर में जाकर के वह गंगा जल ले आती हैं और दीप्ति के ऊपर छिड़क देती हैं जिससे गुड़िया की आत्मा जलने लगती है और वहां से तुरंत चली जाती है। सोनू भी अचानक जाग जाता है गंगा जल के छींटे की वजह से और अपनी माँ दीप्ति से पूछता है, क्या हुआ माँ, दीदी आई थी क्या? जो दादी हम लोगों पर ये मंदिर वाला जल डाल रही हैं। प्रणय की माँ अपनी बेटी प्रीति से कहती हैं, क्या करूं, यह आत्मा हमारा पीछा ही नहीं छोड़ रही है। जब देखो तब आ जाती है और जान से मारने की धमकी दे रही है। और तो और पंडित जी का दिया हुआ अभिमंत्रित धागा नहीं होता तो कब का हम सबको मार चुकी होती ये आत्मा। ये तो भला हो पंडित जी का भगवान बन करके हम लोगों को बचा लिया है। प्रीति, माँ तुम ठीक कह रही हो, चलो पंडित जी को फोन करो। सोनू की दादी पंडित जी को फोन लगाती हैं और कहती हैं, आपने आज आने के लिए बोला था पंडित जी, तो एक बार आने का कष्ट कीजिए क्योंकि उस आत्मा ने हम लोगों का जीना दूभर कर दिया है। कृपा करके पंडित जी आप आ जाओ और हवन कीजिए ताकि हमारे घर में कुछ शांति आ सके। जब से इस आत्मा ने हमारे घर में प्रवेश किया है हम सबका जीना दूभर हो गया है। दीप्ति, अब तो आपको माँ कहते हुए भी घिन आ रही है। इतना नीच कर्म, आप हत्यारिन हो। आपने हमारे कोख में पल रहे बच्चे का खून किया है। आपको तो फांसी की सजा भी मिले तो कम है। एक हंसते खेलते बच्चे का जीवन बर्बाद कर दिया। उसको यह दुनिया ही आपने नहीं देखने दी। केवल बेटी थी इसलिए, क्या दोष था उसमें उसका? और आज बोल रही हो कि वह आत्मा मुझे परेशान कर रही है। शर्म आती है आप लोगों को। मैं आपके साथ आप सब के खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट करूंगी।
और जहां तक होगा लंबी से लंबी सजा दिलाने की कोशिश करूंगी। आपने हमारे बच्चे की हत्या की है। आज तक तो मैं यही सोच रही थी कि हमारे पेट में मरा हुआ बच्चा था, लेकिन अबॉर्शन हुआ। लेकिन आप लोग दरिंदे हत्यारे हो और जिंदा बच्चे को दफना दिया। शर्म आती है आपको माँ कहते हुए मुझे। इतनी दरिंदगी आपके अंदर, हमारे बच्चे को ही खा गए आप लोग। फिर आपको भी एक भगवान ने बेटी दे रखी है, उसको क्यों नहीं खा लिया आपने? शर्म नाम की चीज नहीं है आपको। अरे आज के इस आधुनिक युग में भी आप अपने बारिश के लिए तरस रही हो। बेटा बेटी में कोई फर्क होता है क्या? शर्म करो, छी। तभी अचानक पंडित जी वहां आ जाते हैं और सबसे पहले मंत्रों के द्वारा घर के चारों तरफ गंगा जल छिड़क रहे होते हैं। फिर घर के हाल में एक बड़ा सा गोलाकार चक्र बनाते हैं, उसके अंदर सभी को बैठ जाने को कहते हैं। हवन वेदी पर जाकर के मंत्रों का उच्चारण करने लगते हैं और मंत्र जाप करते हुए घर के चारों ओर गंगा जल आम के पत्तों से डालते हैं। दीप्ति उसको ला करके अभिमंत्रित गोले से बाहर खड़ी हो रहती है और पंडित जी से कहा, दीप्ति, पंडित जी यह लोग हत्यारे हैं, इन्होंने हमारे बच्चे का खून किया है और हद तो इनकी तब हुई जब जिंदा ही उस बच्ची को गाड़ दिया। आज उसकी आत्मा इन्हें परेशान कर रही है, तो इन्होंने आपको बुलाया है। मेहरबानी करके पंडित जी आप यहाँ से चले जाइए। इनके किए की सजा हमारी बेटी गुड़िया ही देगी। पंडित जी, इन लोगों ने जो कर्म किया है उसको सजा तो इनको मिलकर ही रहेगी, लेकिन बेटी अदृश्य शक्तियों का और भटकती आत्माओं की मुक्ति दिलाने का मार्ग भी हमें ही प्रशस्त करना होगा। इसलिए तुम आकर के सुरक्षा घेरे में बैठ जाओ। पंडित जी के बनाए हुए सुरक्षा घेरे में नहीं बैठती है, लेकिन पंडित जी के समझाने के बाद वह सुरक्षा घेरे में अंदर आ जाती है। पंडित जी हवन में मंत्रोच्चारण के साथ आहुति देना शुरू करते हैं। तभी गुड़िया की आत्मा वहां आ जाती। गुड़िया की आत्मा कहती है, क्यों पंडित जी, अपनी मौत बुला रहा है? जा वापस चला जा, इसी में तेरी खैर है। तू जानता भी है इन लोगों ने मेरे साथ क्या किया था? मुझे जिंदा ही दफना दिया गया था, केवल बेटी होने के कारण यह सजा दी थी इन्होंने। क्या कसूर था मेरा जो आज तू इनका हिमायती बनकर के खड़ा है? चला जा, मैं दोबारा फिर कहती हूँ पंडित जी, बाद में तुझे पछताने का भी मौका नहीं मैं दूंगी। और घर में खिड़की दरवाजे अपने आप खुलने और बंद होने लगते हैं और हवन कुंड में तेज प्रज्वलित अग्नि बुझने लगती है। पंडित जी, बेटी, इन्होंने जो किया है उसकी सजा तो भगवान दे करके ही रहेंगे, लेकिन तुम्हारी आत्मा तो भटक रही है, उसकी मुक्ति का मार्ग तो प्रशस्त करता हूँ। जाओ, तुम अपनी दुनिया में वापस चली जाओ, तुम्हें मुक्ति मैं दिला दूंगा। और जो तू उसकी धमकी दे रही है, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। और पंडित जी मंत्रोच्चारण बड़ी तेजी के साथ करने लगते हैं और एक अलग गोलाकार घेरा बनाते हैं जिसमें गुड़िया की आत्मा आकर के बैठ जाती है। सभी घर वालों को कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, आप लोग इस घेरे से बाहर नहीं निकलिएगा। गुड़िया की आत्मा पर अभिमंत्रित गंगा जल डालते हैं। गुड़िया, पंडित, मेरे ऊपर यह गंगा जल क्यों डाल रहा है? इससे मुझे जलन होती है, मेरा शरीर जलता है। और तेजी से चिल्ला करके अपनी माँ से कहती है, देखो माँ, मुझे दोबारा फिर मार रहे हैं। दीप्ति सुरक्षा घेरे से बाहर निकल आती है। तभी गुड़िया की आत्मा वहां से 9-2-11 हो जाती है और अपने छोटे भाई सोनू के शरीर में प्रवेश कर जाती है। सोनू सीढ़ियों से उतर रहा था, अचानक पंडित जी के पास हवा में लहराते हुए आकर के खड़ा हो जाता है और पंडित जी को एक लात मारता है, जिससे पंडित जी का संतुलन बिगड़ जाता है। लेकिन तुरंत वह दोबारा फिर से मंत्रोच्चारण करने लगते हैं और गुड़िया की आत्मा सोनू के शरीर के साथ दोबारा उसमें बैठ जाती है। पंडित जी, बेटी, अपने क्रोध को शांत करो बेटी, ये तुम्हारा छोटा भाई है, तुम्हारे परिजन तुमसे माफी मांग रहे हैं। और सभी को इशारा करते हुए सभी लोग हाथ जोड़ करके गुड़िया की आत्मा से माफी मांगने लगते हैं। गुड़िया, अब क्यों माफी मांग रहे हो आप लोग? मुझे घर से भगाने के लिए इस पंडित को लेकर के आए थे, अब मैं सोनू को अपने साथ में लेकर के ही जाऊंगी। अचानक वह सोनू की छातियों में अपने हाथ से मारना शुरू करती है। पंडित जी भी डर जाते हैं, लेकिन वह अभिमंत्रित गंगा जल और उसके ऊपर डालते हैं तो वह शांत हो जाती है। पंडित जी, बेटी छोड़ दो सोनू को, आखिर मैं
यह तुम्हारा छोटा भाई है। इन लोगों की गलती की सजा मिल कर ही रहेगी इन्हें। अब अपने मुक्ति की ओर अग्रसर होने की कोशिश करो बेटी। कब तक इस दुनिया में भटकती रहोगी और नया जन्म लो। गुड़िया की आत्मा, पंडित जी क्या मैं मुक्त हो सकती हूँ? इस लोक में भटकते भटकते मैं थक चुकी हूँ, मुझे मुक्ति दिला दो। पंडित जी, मैं सोनू के शरीर को मुक्त कर रही हूँ, बाकी आप मुझे मुक्ति दिलाने का वादा पूरा करो पंडित जी। तभी अचानक सोनू का शरीर हवा में झूलता है और नीचे गिर जाता है। सभी लोग सोनू को गोद में उठाते हैं। वो ठीक था, थोड़ा बेहोश हो गया था। पानी के छींटे मारते ही वो होश में आ गया। पंडित जी देखिए, अभी मुसीबत आप लोगों के सिर से टली नहीं है। अभी केवल उस आत्मा ने आपके बच्चे के शरीर को छोड़ा है। अब उसका पूरे रीति रिवाज के साथ आपको श्राद्ध विधि करना होगा ताकि उसकी आत्मा इस लोक से मुक्त हो सके। यदि आप लोग ऐसा नहीं करेंगे तो कुछ भी हो सकता है आपके घर में। सोनू की दादी, पंडित जी उस आत्मा से मुक्ति के लिए आप आज ही श्राद्ध विधि करवा दो। पंडित जी, उसके लिए आपके बड़े बेटे प्रणय को यहाँ पर रहना होगा और इस पूजा विधि में बैठना होगा और तर्पण भी करना होगा, तभी पूर्ण रूप से उसकी आत्मा मुक्त होगी। सोनू की दादी प्रणय को फोन करके सारी बात बताती हैं। प्रणय तुरंत ही हॉस्पिटल से घर आ जाता है। पंडित जी पूरे रीति रिवाज से गुड़िया की आत्मा की मुक्ति के लिए पूजा करते हैं और गुड़िया की आत्मा मुक्त हो जाती है। फिर पंडित जी प्रणय के हाथों से तर्पण विधि करवाते हैं। पंडित जी देखिए, अब आप लोग इस आत्मा से मुक्त हो चुके हैं, लेकिन आप लोगों ने जो कृत्य किया है उसकी सजा भगवान अवश्य देंगे। यही प्रकृति के नियम हैं। और पंडित जी उनके घर से विदा लेते हैं। इधर पुलिस स्टेशन में नंदिता इंस्पेक्टर हथौड़ी सिंह के मार से बेहोश हो गई थी, लेकिन उसने अपना मुंह नहीं खोला था कि इन सब के पीछे कौन है। दोबारा उसे फिर से इंट्रोगेशन रूम में ले जाया गया। हथौड़ी सिंह, देख नंदिता, अपना जुर्म कबूल कर ले, इसी में तेरी भलाई है, नहीं तो अब तुझे बोलने का मौका भी नहीं मिलेगा। नंदिता, कितनी बार कहूं मैंने नहीं मारा है नंदू को। हथौड़ी सिंह, लगता है तू इस तरह से नहीं बोलेगी। और नंदिता के गाल पर एक करारा तमाचा मारती है तो रहे सहे 3-4 दांत और बाहर को आ जाते हैं। बोलती है, बताती हूँ, मत मारो मुझे अब। नंदिता, आज से 5 वर्ष पहले मेरी नाइट शिफ्ट में हॉस्पिटल में ड्यूटी लगी हुई थी। उस रोज आज भी मुझे याद है। प्रणय दीप्ति को एम्बुलेंस में लेकर के आया था, उसे पेन हो रहा था तो मैंने दर्द और नींद की दवाई दे दी थी, लेकिन प्रणय ने मुझसे कहा कि अबार्शन कर दो। मैंने मना किया, लेकिन उसके सिर पर अबार्शन का ही भूत सवार था। उसी वक्त दीप्ति को ऑपरेशन थिएटर में ले जाकर के उसका अबार्शन किया गया। लड़की थी, ये तो हम सभी को पहले से ही पता था। लड़की की धड़कन चल रही थी। मैंने प्रणय को बताया भी था, जिंदा है, बस शरीर में ग्रोथ कुछ बाकी था। लेकिन प्रणय ने नंदू को बुला करके उसे शमशान में ले जा करके गाड़ने को कहा। पहले तो नंदू ने मना किया, लेकिन जब उसे रुपयों का लालच दिया गया तो वो तैयार हो गया, क्योंकि बच्ची जिंदा थी। ये काम उसे स्वयं अपने हाथों से करना था। यदि कोई इस कार्य को करता तो उसे शक हो सकता था। सुबह जब दीप्ति को होश आया तो उसे एक झूठी कहानी बता करके सुनाई गई कि बच्चा उसके पेट में ही मर चुका था, इन्फेक्शन फैल रहा था, इसलिए आनन फानन में अबॉर्शन करना पड़ा। दीप्ति को भी किसी प्रकार का कोई शक नहीं हुआ और वो मान भी गई, लेकिन कुदरत को शायद कुछ और ही मंजूर था। उसकी आत्मा इसी लोक में भटकती रही और धीरे धीरे उसकी उम्र भी बढ़ती गई। वो दिन मुझे आज भी याद है जब मैं प्रणय के घर पर सबको चेक करके दवाइयां दे रही थी, तो उस दिन भी वो आकर के काफी परेशान किया था हम सभी को। इंस्पेक्टर अविनाश तुरंत ही हॉस्पिटल में पहुंच करके डॉक्टर प्रणय के भ्रूण हत्या यानी जीवित बच्ची के जुर्म में गिरफ्तार करते हैं और उसके घर पर जाकर के उसके भाई अभी, बहन प्रीति और प्रणय की मां शांति देवी को भी इसी जुर्म के तहत गिरफ्तार किया जाता है। जब सबको पुलिस स्टेशन लाया जाता है तो प्रणय रुपयों का ऑफर इंस्पेक्टर अविनाश को देता है। इंस्ट्रोगेशन रूम में ले जाकर के प्रणय की अच्छी मरम्मत करते हैं घूस देने के जुर्म में। दूसरे दिन उन लोगों को अदालत में पेश किया गया।
सरकारी वकील जिंदा बच्ची को गाड़ने का इल्जाम लगाते हैं और देश में इस तरह से बढ़ रही हत्याओं के लिए सख्त से सख्त सजा की मांग करते हैं। जज महोदय, क्या आपके तरफ से कोई वकील है आपके केस की पैरवी करने के लिए? सरकारी वकील, माय लॉर्ड, इन लोगों को इतने जघन्य अपराधों को देखते हुए कोई भी वकील इनकी पैरवी करने को तैयार नहीं हुआ। जज महोदय, आज हमारे देश में इस तरह की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। जिस अल्ट्रासाउंड मशीन का निर्माण रोगियों की चिकित्सा में सहायता के लिए किया जाना चाहिए, उसे गलत रूप से इस्तेमाल किया जा रहा है। ये चिकित्सा मशीन डॉक्टर की कमाई का जरिया बन गई है। शायद ही कुछ डॉक्टर्स अपना फर्ज ईमानदारी से निभाते रहे हों, जबकि दुनिया में डॉक्टर्स को भगवान का दर्जा भी बहुत से लोग देते हैं चले आ रहे हैं। बेटी आज के इस युग में किसी से कम नहीं है। अरे बेटियां नहीं होंगी तो हमारे समाज का निर्माण कैसे होगा? आज हमारे देश की बेटियां पुरुषों के साथ कदम से कदम मिला करके चल रही हैं। इस जघन्य हत्या के लिए इन सभी को फांसी की सजा भी दी जाए तो वो कम है। फिर भी ये अदालत अभी और प्रीति के 7 साल कैद बामुशक्कत की सजा देती है। इनका सबसे बड़ा अपराध कानून को सूचित नहीं करना है। डॉक्टर प्रणय, डॉक्टर नंदिता और डॉक्टर प्रणय की मां को उम्र कैद की सजा दी जाती है और साथ ही चिकित्सा केंद्रों को सख्त से सख्त हिदायत दी जाती है कि चिकित्सा संबंधी उपकरण का सही इस्तेमाल करें। इस तरह के अपराध में यदि कोई लिप्त पाया जाता है तो उसका भविष्य में फांसी की सजा भी मुकर्रर की जा सकती है। जब भी इस चिकित्सा उपकरण के इस्तेमाल की जरूरत होगी, इन्हें पुलिस की इसकी जरूर सूचना देनी होगी। और साथ में ही इंस्पेक्टर अविनाश और उनकी टीम को भी बहुत बहुत धन्यवाद देती है। उन्होंने अपना फर्ज बड़ी ईमानदारी से किया और पुलिस कमिश्नर से सिफारिश करती हैं इंस्पेक्टर अविनाश एवं उनकी टीम को पुरस्कृत करने के लिए। और उस बच्ची जिसको इन्होंने जिंदा ही दफना दिया था, उस बच्ची की आत्मा की शांति के लिए सभी अपनी अपनी जगह पर खड़े होकर के प्रार्थना करें और जज साहब अपनी सीट से खड़े होकर के उस बच्ची की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं और अदालत में मौजूद सभी गणमान्य लोग भी और जज साहब अपनी सीट से उठ करके चले जाते हैं। तो इस तरह से गुड़िया की आत्मा को इंसाफ मिल जाता है। यदि आज हमारा समाज जागरूक हो तो इस तरह की घटनाएं बंद हो सकती हैं। तो मित्रों, ये कहानी आपको कैसी लगी, आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।